ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले नजर टॉप 4 पर। मुख्तार अंसारी और उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी को 16 साल पुराने केस में गाजीपुर की कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुना दी है। मुख्तार को 10 साल और अफजाल को 4 साल कैद की सजा हुई है। उधर अतीक गैंग के फरार बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि गुड्डू मुस्लिम पहले हिंदू था, उसका धर्मांतरण करवाया गया है। उधर ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों के बीच आज प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल पहुंचे। प्रियंका और केजरीवाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और आज से कर्नाटक के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई है। प्रचार में उतरते ही प्रधानमंत्री ने गाली को चुनावी मुद्दा बनाते हुए पलटवार किया। कर्नाटक के चुनावी जंग में बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैलियों की शुरुआत हो गई है। आज से प्रधानमंत्री ने 2 दिनों के कर्नाटक दौरे का आगाज किया है और सबसे पहले बीदर के हुमनाबाद में जनसभा को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के कांग्रेस के चुनावी नारे को लेकर भी निशाना साधा। पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर। कर्नाटक में 10 मई को सभी 224 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 13 मई को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्नाटक की सत्ता को बरकरार रखना है। खड़गे के बयान को बीजेपी कर्नाटक में बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है और इसीलिए गृह मंत्री शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक सभी खड़गे के बयान पर कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी कड़ी में कांग्रेस के हर बड़े विपक्षी नेता पर गाली देने का आरोप मढ़ दिया। जो देश के लिए काम करता है उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। इसके साथ ही मोदी ने जनता को अंबेडकर पर दिए कांग्रेस के बयानों की याद भी दिला दी। कांग्रेस ने बाबा साहब को क्या क्या नहीं कहा। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। उस जमाने में बाबा साहब जैसे महापुरुष को कांग्रेस ने ऐसी गालियां दी थी। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी आज और रविवार को मिलाकर एक के बाद एक 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 2 जगह पर रोड शो करेंगे। कर्नाटक की ताबड़तोड़ रैलियों से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा तो दिया ही, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे महापुरुषों से जोड़कर कांग्रेस के लिए आत्मघाती बयान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस के अपमान को उपहार जैसा बता दिया। जो उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को दिया, जो उन्होंने वीर सावरकर को दिया, वैसी ही गालियां मोदी को दे रहे हैं। अब बाबा साहब वीर सावरकर की तरह अगर वो मोदी को गाली देते हैं तो मैं तो इसे उपहार मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस के ऐसे रवैये के कारण बीजेपी लगातार जीत रही है। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। और कांग्रेस वाले लिख करके रखें, आप जितना ज्यादा कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। कर्नाटक चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कर्नाटक दौरा है और पहले ही दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए।
पीएम मोदी ने इस वक्त बेंगलुरु उत्तर में रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी खुली जीप पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। जयपाल और जानकारी के साथ हमारे साथ है। जयपाल, जबरदस्त भीड़, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। जी बिल्कुल विशाल, देखिए आज सुबह से प्रधानमंत्री का जो है कर्नाटक दौरा शुरू हुआ है। आज दिन भर में उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया है और इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। आरआर नगर विधानसभा में मैं मौजूद हूं और अभी थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे और आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं क्योंकि यहां पर हर तरह के ढोल है, नगाड़े हैं, यहां का जो लोक गीत है, यक्षगान, उसके कलाकार यहां पर अलग अलग वेशभूषाओं में मौजूद हैं और एक उत्साह है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग जरूर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि उनके लिए मोदी क्या मायने रखते हैं। आप बताइए कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कितने पसंद हैं आपको मोदी? हमें 20 साल से मोदी जी को देखने के लिए सोचा था। हमारे मन में मोदी जी को एक बार देखने के मौका में उनको मिलने का था। आज मोदी जी हमारा बेंगलुरु को आया है। वो गुजरात का बादशाह था, अब इंडिया का बादशाह हो गया, वो विश्व गुरु हो रहा है। किस तरह की जरूरी है और ये ज्यादा खुश? जयपाल को आपने सुना। देखिए इस वक्त रोड शो चल रहा है और सड़क के दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता तो हैं ही और साथ साथ में आम जनता जो है जो प्रधानमंत्री को यहां पर देखने के लिए इकट्ठा हुई है। इस संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है कि कितनी देर में मोदी यहां पर पहुंचते हैं और लोग उनके दर्शन कर पाते हैं। विशाल, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। रैली को तो संबोधित किया ही, रोड शो भी इस वक्त कर रहे हैं। रोड शो की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, ये बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद। 10 मई को वोटिंग और उससे पहले पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में काफी देर से लोग यहां पर सड़क के दोनों तरफ इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जयपाल वहीं पर मौजूद है। जयपाल, कहां से कहां तक इस रोड शो को निकाला जा रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी किस जगह पर है? जी देखिए, ये रोड शो जो है नाइस रोड से शुरू हुआ है और नाइस रोड से होते हुए ये आरआर नगर कम से कम 4 विधानसभाओं को क्रॉस करेगा। लगभग 4.3 किलोमीटर का यह रोड शो है। अब तक बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के जितने भी रोड शो हुए हैं वो काफी छोटे हुए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं की गई थी, लेकिन पहली बार प्लान तरीके से रोड शो का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त जो है आरआर विधानसभा से गुजर रहा है ये रोड शो और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर में उत्साह है। लगातार ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में नौजवान हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं और हर आदमी के मन में सिर्फ एक इच्छा है कि एक बार वो मोदी को रूबरू अपनी आंखों के सामने में देख ले। और यहाँ पर मैं पिछले 3 घंटों से मौजूद हूँ, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। इस सड़क के जो परला हिस्सा है वहाँ पर भी बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ खड़ी है, लेकिन सबकी फ्रिस्किंग होकर के अंदर आना है, इसलिए थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वक्त आरआर विधानसभा के अंदर में बड़ी खासी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और अब देखिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जो तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल इस जानकारी के लिए। कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर से पार पाने का जिम्मा एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के कंधों पर है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी आज से 6 दिन में कर्नाटक में 22 जनसभा और रोड शो करेंगे। आज मोदी ने हनुमाबाद, विजयपुरा, कुदाची और बेंगलुरु उत्तर में रैलियों को संबोधित किया। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी कोलार, चन्नापटन और बेलूर में रैलियां करेंगे। 2 मई को प्रधानमंत्री 4 रैलियां करेंगे। 3 मई को प्रधानमंत्री की 3 जनसभाएं हैं। 6 मई को प्रधानमंत्री मोदी 4 रैली और रोड शो करेंगे। चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति से एक दिन पहले यानी कि 7 मई को प्रधानमंत्री 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। 9 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के 16 जिलों की यात्रा करने वाले। यूपी में निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। यूपी के महाराजगंज में सीएम योगी ने एक रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में आज व्यापारी सीना चौड़ा करके चलता है जबकि गुंडे माफिया तख्ती लेकर घूम रहे हैं। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुस्लिमों को हिंदू बताया। उन्होंने दावा किया कि भारत के सभी मुसलमान हिंदू हैं।
पूजा पद्धति बदल जाने से हिंदू मुस्लिम नहीं बन जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सिसोदिया को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते हुए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें, अरविंद केजरीवाल के काम को नहीं रोक पाएंगे। कल मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण होगा। 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने तमाम तैयारियां की हैं। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तार को दोषी ठहराते हुए 10 साल जेल की सजा सुना दी। साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। आज फैसले का दिन था और आज जो फैसला है निश्चित तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि अब 10 साल की सजा तय की गई है, 5 लाख जुर्माना लगाया गया। मुख्तार अंसारी को भले ही आज सजा सुनाई गई हो, लेकिन उसके बुरे दिनों का आगाज 2017 में ही हो गया था, जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने थे। योगी के यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। इस बीच 2019 में पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को रंगदारी के एक मामले में अपने साथ ले गई और तब से करीब 2 साल तक वो यूपी आने से बचता रहा। हालांकि मुख्तार की कोई तिकड़म काम नहीं आई और उसे यूपी वापस आना पड़ा। फिलहाल वो बांदा जेल में बंद है। उसकी मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां या तो जब्त की जा चुकी हैं या बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई हैं। मुख्तार के खिलाफ इस वक्त हत्या की कोशिश और दंगा भड़काने से जुड़े 47 केस चल रहे हैं। इनमें से कई अब न्याय की दहलीज पर हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर केस में दोषी करार दे दिया गया। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई। साथ ही अफजाल अंसारी पर कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा से पहले अफजाल 2 गाड़ियों के साथ इस उम्मीद से कोर्ट पहुंचे थे कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोर्ट से उन्हें 4 साल की सजा मिली, जिसका मतलब यह है कि उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। 4 साल की सजा सुनाई गई है गैंगस्टर एक्ट के तहत। तो अभी फिलहाल कोई भी उनको जो है रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन जरूर रहेगा कि अफजाल अंसारी हायर कोर्ट में जाके अपील करें और अपनी सांसदी बचाने की कोशिश करें। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो 2005 में हुई कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 का मामला है। ये केस कृष्णानंद राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार और अफजाल अंसारी पर दर्ज किया था। कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जबकि अफजाल अंसारी खुद कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने जैसे ही गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई तो उन्हें जेल से ले जाने की तैयारियां शुरू हो गई। कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिनकी कड़ी निगरानी के बीच अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल पहुंचाया गया। इस दौरान कोर्ट के बाहर पुलिस के जवानों ने एक सुरक्षा घेरा तैनात किया, जिसके बीच से होती हुई पुलिस की वैन अफजाल अंसारी को लेती हुई गाजीपुर जेल के लिए निकल गई। तो फिलहाल यहाँ से जो है रवाना हो चुकी है प्रिजन वैन और जो अफजाल अंसारी है उसको यहाँ से सीधे जेल में दाखिल कराने के लिए ले जाया गया है। दोषी ठहराए जाने के बाद अफजाल अंसारी की तरफ से जमानत की अपील की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। 2 मुकदमे उल्लेख किए गए थे, एक कृष्णानंद राय की हत्या वाला और दूसरा बनारस के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर उनकी हत्या किए जाने के मामले दर्शाए गए थे। बताया जा रहा है कि अंसारी भाई 30 दिन के अंदर इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। फैसले के बाद मुख्तार और अफजाल अंसारी के वकील ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और वो सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील फाइल करेंगे और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से, माननीय उच्च न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। दरअसल मुख्तार अंसारी और बीजेपी नेता कृष्णानंद राय राजनीति के 2 विरोधी खेमे से आते हैं। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 1985 से 2002 तक अंसारी बंधुओं का दबदबा रहा। साल 2002 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय ने वहां से चुनाव जीता और विधायक बन गए। इसके बाद शुरू हुई अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच अदावत। चुनाव जीतने के 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गाजीपुर के बंसीय चट्टी में हत्या कर दी गई। राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। उनकी गाड़ी को घेर कर हमलावरों ने फायरिंग कर दी।
AK-47 से तकरीबन 500 राउंड फायरिंग की गई। 7 शवों का जब पोस्टमार्टम हुआ तो सभी के शरीर से कुल 67 बुलेट मिली। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुख्तार अफजाल अंसारी समेत कई पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इस हत्याकांड के बाद पूरे पूर्वांचल में हिंसा भड़क उठी। विधायक के समर्थक तोड़फोड़ पर उतर आए, जमकर आगजनी की गई। 2005 में मऊ में भड़की हिंसा में नाम सामने आने पर मुख्तार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुख्तार और अफजाल अंसारी पर 2 साल के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया। इस हत्याकांड के एकमात्र चश्मदीद गवाह शशिकांत राय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सबूतों के अभाव में मुख्तार और अफजाल अंसारी बरी हो गए, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को 10 साल की सजा और अफजाल को 4 साल की सजा हुई है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा सुनाए जाने का कृष्णानंद राय के परिवार ने स्वागत किया है। कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने पिता की हत्या को याद करते हुए अदालत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस फैसले से उनके परिवार का मान बढ़ा है। उस समय जो हमारे पिताजी की शिखा अपराधियों ने, गोली चलाने वाले अपराधियों ने काटी थी, आज उस शिखा का मान जो मुझ जैसे युवा भी आज भी अपने सर पे रखते हैं, उसका मान बढ़ाने का काम न्यायपालिका ने किया है। इस दौरान पीयूष राय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही ये फैसला आ पाया है। जो इच्छा शक्ति और जो मनोबल पूजनीय महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रख के बढ़ाया है और न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है, आज दिल की गहराइयों से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को भले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा मिली हो, लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले में दोनों भाई बरी हो चुके हैं। हालांकि कृष्णानंद राय के बेटे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण दोनों माफिया ब्रदर्स कानून के शिकंजे में आने से बच गए, क्योंकि केस के ट्रायल और बयान दर्ज होने के वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी सरकार में मुख्तार अपने बाहुबल और धनबल के दम पर गवाहों और सबूतों को प्रभावित करता रहा। तो सारे जो ट्रायल्स थे, सारे जो बयान थे, वो सपा सरकार में सुने गए थे 2017 से पहले, और उस समय की सरकार में इनको इतना प्रेशर मिल गया कि इन लोगों ने गवाहों की हत्या कराना, उनको घर से जबरन उठवाना, हम लोगों को गवाही न देने के लिए बार बार दबाव बनाना, तो ऐसे इन लोगों के इरादे हुए करते थे। पीयूष राय ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सपा और बसपा की सरकारों में इनको परिश्रय मिला, इनको हर अपराध करने के लिए छूट मिला, मऊ जैसे दंगे करने के लिए इनको छूट मिला, तो ऐसे ये माफिया बने हुए हैं। आज वही पूजनीय महाराज जी की जब से सरकार आई है, किसी माफिया को छूट नहीं है, किसी माफिया को छोड़िए, गली के चलते हुए गुंडे को छूट नहीं है कि तुम गुंडा ही कर सको। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से लोगों को न्याय की उम्मीद बढ़ी है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा होने से दिवंगत बीजेपी विधायक कृष्णानंद के समर्थकों में खुशी का माहौल दिखा। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने भी फैसले पर संतोष जताया और कहा कि अब यूपी में माफिया और गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। गुंडा माफियाओं का राज खत्म हो गया है, खत्म हो जाएगा कि तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। इस फैसले से कृष्णानंद राय के समर्थक भी खुश दिखे। समर्थकों ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आए फैसले पर कहा कि आज सत्य की जीत हुई है। ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं, ये कहावत शायद सुनी होगी आपने, और जैसी कहनी वैसी भरनी। बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत सुकून पहुँचा है, और हमारे दिवंगत विधायक जी, उनके साथ मारे गए 7 लोग को भी आज आत्मा को शांति मिली होगी। बहुत खुशी की बात है कि ऐसा फैसला है जिससे अपराधियों का खात्मा हो रहा है और गाजीपुर से अपराधी समाप्त हो रहे हैं। 8 महीने में मुख्तार अंसारी को चौथी सजा हुई है। मुख्तार को सितंबर 2022 से अप्रैल 29 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को जेलर को जान से मारने की धमकी देने पर 7 साल की सजा मिली। अगले दिन 23 सितंबर 2022 दूसरे मामले में 5 साल की सजा मिली। 15 दिसंबर 2022 को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई, और अब शनिवार को गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुना दी। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने माफिया अतीक अहमद पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने अतीक पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया और कहा कि वो माफिया तो था ही, हिंदुओं का धर्मांतरण भी करवाता था। राजू दास ने दावा किया कि अतीक अब तक 12 लोगों का धर्मांतरण करा चुका है, इनमें गुड्डू मुस्लिम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम आयुष चौधरी था। गुड्डू था, उसका नाम आयुष चौधरी था। आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार से धर्मांतरण का भी काम, आप देखो विजय उस्मानी
इसका भी उसने धर्मांतरण कराया। ऐसे पुलिस प्रशासन ने 12 नाम दिया है। कई 100 ऐसे मामला है जो उसके साथ काम करता था, जो उसके साथ था, उसका वो धर्मांतरण भी करता था। इस दौरान राजू दास ने कहा कि अतीक अहमद को मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके मरने के साथ ही कई राज भी दफन हो गए और कई सफेदपोश बेपर्दा होने से बच गए। इस बीच अतीक की हत्या के तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 मई तक के लिए बढ़ गई है। उधर अतीक की पत्नी शाइस्ता का नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो शाइस्ता को मेयर पद के लिए बीएसपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद का बताया जा रहा है, जिसमें वो जनसंपर्क करती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से 1 महीने पहले का है और इसमें शाइस्ता परवीन के साथ 5 लाख का इनामी शूटर अरमान भी दिख रहा है। ये वीडियो कसारी मसारी और नीवा इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें वो शूटर अरमान और अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रही है। दरअसल शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाई गई है। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है, लेकिन वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच शाइस्ता के हर दिन नए वीडियो सामने आ रहे हैं। शाइस्ता कहां है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहा जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर केस की साजिश भले ही अतीक और अशरफ ने रची हो, लेकिन उसे अमली जामा शाइस्ता ने पहनाया। आरोप है कि शाइस्ता ने शूटर्स को हथियार और पैसे पहुंचाने से लेकर फरारी तक का इंतजाम करवाया। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले भी एक सीसीटीवी में नजर आई थी। 19 फरवरी के सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी नजर आया था। साबिर पर 5 लाख का इनाम है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर बयान आया है। यूपी के निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान रामपुर में आजम खान ने कहा कि अतीक अहमद की तरह कोई उन्हें भी गोली न मार दे। मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी का गोली चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजामी हिंद को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ। जो आगे बढ़ेंगे वापस नहीं जाएंगे। वोट डालेंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रह पाएगा। राहुल गांधी को मानहानि मामले में हुई सजा के खिलाफ याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी। सिंघवी ने कई तर्कों के सहारे फैसले पर रोक लगाने की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कोई गंभीर अपराध नहीं है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने अपनी दलील को साबित करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि जब नवजोत सिंह सिद्धू को सजा पर स्टे मिल सकता है तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं। सिंघवी ने यह भी दलील दी कि ऐसे मामलों में दोष सिद्ध होने पर सजा 3 से 6 महीने की हो सकती है, 2 साल की सजा नहीं हो सकती। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम ही नहीं लिया। सिंघवी का कहना था कि गुजरात में मोदी नाम का कोई एक जातीय समूह नहीं है। मोड, वणिक, राठौर, तेली, कई लोग गुजरात में मोदी उपनाम लिखते हैं। सिंघवी ने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ही मानहानि कर सकता है, एक समूह की नहीं। एक नाम के करोड़ों लोग हों तो क्या हर कोई मुकदमा दर्ज करवा सकता है? सिंघवी ने कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि अगर सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाकर्ता का राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होनी है। गलवान घाटी में शहीद हुए जवान दीपक सिंह की पत्नी को आज भारतीय सेना में शामिल किया गया। दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को आज भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया है। उनके पति दीपक सिंह ने गलवान में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2024 तक दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। आज भी सूडान में फंसे 231 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा। अब तक 2100 लोगों को सूडान से भारत लाया जा चुका है।
पिछले 4 दिनों से देश में कोरोना के 10,000 से कम केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,171 नए केस सामने आए। WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। इस दौरान केजरीवाल ने पूरे देश के लोगों से इस धरना प्रदर्शन में पहलवानों का साथ देने की अपील की। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि जो किसी की भी बहन बेटी के साथ गलत काम करता है तो उन्हें तुरंत फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हमारे देश की किसी भी महिला के साथ अगर कोई गलत काम हो, उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। केजरीवाल इस दौरान सियासी बयानबाजी करने से भी नहीं चूके। उनके साथ अगर किसी आदमी ने छेड़खानी करी, दुर्व्यवहार किया, गलत काम किया, उसकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए इनको यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, उसको सजा दिलवाने के लिए बैठना पड़ रहा है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि जो भी देश से प्यार करता है वो इन पहलवानों के साथ है। पहलवानों के धरने के मुद्दे पर सियासत इस कदर हावी दिखी कि शाम को जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो उससे पहले सुबह ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ब्रजभूषण शरण के मुद्दे पर पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान कुछ महिला पहलवान बात करते हुए भावुक हो गईं, जिन्हें प्रियंका गांधी दिलासा देती नजर आईं। पहलवानों से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश, और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए। प्रियंका गांधी ने उनकी पहलवानों से मुलाकात को राजनीति से न जोड़ने की अपील भी की। इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो एक बहुत बड़ी शेम होगी, और हम सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं प्रियंका के साथ पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने भी पहलवानों के लिए न्याय की मांग की। यही एकमात्र मांग है, इसको आप ज्यादा मांग बड़ी मांग मानिए, छोटी मांग मानिए, मगर मांग हमारी केवल एक है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय मिले। प्रियंका गांधी सुबह करीब 8 बजे पहलवानों से मिलने पहुंची और 1 घंटे तक वहीं रही। प्रियंका गांधी की पहलवानों से मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ब्रजभूषण ने आरोप लगाया कि पहलवानों के इस धरने के पीछे पूरी तरह से सियासी साजिश है, जो उन्हें फंसाने के लिए शुरू से षड्यंत्र रच रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि इस साजिश के पीछे कांग्रेस और कुछ उद्योगपतियों का हाथ है। मैंने नाम नहीं बोला है कौन सा उद्योगपति, देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है, जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। सुन बोला सा, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। ब्रजभूषण ने इस बात का दावा किया कि वो पूरी तरह निर्दोष हैं और अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ। ब्रजभूषण सिंह ने सवाल पूछा कि जब कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो गई तो इस मामले में सियासत क्यों हो रही है। इससे पहले WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज की गई। ये दोनों ही केस महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में दर्ज हुए हैं, जिसकी एफआईआर की कॉपी लेने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पहुंचे, जिन्हें 2 एफआईआर में से सिर्फ एक ही दी गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को इन पहलवानों को ये कहकर देने से मना कर दिया कि इसे सिर्फ पीड़ित परिवार को ही दिया जाएगा। पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो केस दर्ज किए हैं, उसमें पहली एफआईआर में एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर अन्य 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप में दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और 34 लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दर्ज मुकदमे में आरोप है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के दौरान महिला पहलवानों का यौन शोषण किया था। अब केस दर्ज होने के बाद माना जा रहा है कि पुलिस ब्रजभूषण को गिरफ्तार कर सकती है। ऑनलाइन लर्निंग ऐप बायजूस पर बड़ी खबर आई है। ईडी ने बायजूस पर छापेमारी की है। ईडी ने बेंगलुरु में बायजूस के फाउंडर और सीईओ रविंद्रन के घर और दफ्तर पर छापा मारा। ईडी ने फेमा के तहत यह कार्रवाई की है। आरोप यह है कि कंपनी ने साल 2011 से 2023 के दौरान 28,000 करोड़ रुपए का विदेशी फंड लिया। इसमें से 9,754 करोड़ रुपए विदेश भी भेजे गए।
ईडी ने रविंद्रन को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुए। ईडी ने 27 अप्रैल को यह छापेमारी शुरू की थी, जो कि 28 अप्रैल की देर रात तक चलती रही। छापेमारी में ईडी ने कई कागजात और डिजिटल सबूत जब्त किए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस और एंटी करप्शन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की। इसके लिए पुलिस के जवान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी परवेज इलाही के घर में दीवार फांदकर पहुंचे, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद परवेज इलाही के लोग घर का दरवाजा नहीं खोल रहे थे। हालांकि बाद में पुलिस ने घर का दरवाजा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ दिया। पुलिस भ्रष्टाचार के एक मामले में परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पहुंची थी। हालांकि वो ऐसा करने में सफल नहीं रही, क्योंकि छापेमारी के दौरान परवेज इलाही घर में नहीं मिले। भ्रष्टाचार रोधी प्रतिष्ठान के महानिदेशक सोहेल जफर चड्ढा भी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। परवेज इलाही के वकील का दावा है कि छापे के दौरान वो हर एक्शन की जानकारी किसी को दे रहे थे। उनका फोन कान के साथ लगा हुआ था और बता रहे थे इस वक्त मैं किचन में हूँ, इस वक्त मैं बाथरूम में हूँ, इस वक्त मैं जिम में हूँ। भ्रष्टाचार रोधी प्रतिष्ठान ने परवेज इलाही के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराया है। परवेज इलाही के घर पुलिस की कार्रवाई करीब 8 घंटे चली। आरोप है कि छापेमारी में शामिल पुलिस टीम पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल बम से हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 27 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। छापेमारी के दौरान पथराव की भी तस्वीरें सामने आई। परवेज इलाही के बेटे ने एंटी करप्शन विभाग के छापे को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने छापेमारी की निंदा करते हुए कहा कि अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान में लोकतंत्र को खत्म होते देख रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि संविधान और लोगों के मौलिक अधिकार का कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ जंगल राज है। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। शुक्रवार को यूक्रेन में एक के बाद एक 23 मिसाइलें दागी गई, जिसमें 4 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि यूक्रेन के उमान शहर के रिहायशी इलाकों पर कई मिसाइलें गिरी, जिससे कई इमारतों और उसमें रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा। Те, що на мене був дуже така волна сильна, і ми з внучкою, на нас просто впало все разом, і вікна, і стекло, і земля. ओमान में हर ओर तबाही ही तबाही दिख रही थी। कई इमारतों से आग की लपटें निकलती दिखी। एक 9 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। बीते 2 महीने में यूक्रेनी शहरों पर रूस का यह सबसे बड़ा हमला था। अब भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रूस ने हमले में 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 23 क्रूज मिसाइलों में से 21 को मार गिराया गया है। वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस पर पलटवार कर रही है। दोनेत्स्क के रूसी नियंत्रित क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने कम से कम 2 दर्जन रॉकेट दागे, जिनकी चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि दोनेत्स्क में रॉकेट हमले में एक बस भी चपेट में आ गई, जिससे बस में भयंकर आग लग गई। आग में जलकर बस पूरी तरह खाक हो गई। बाद में मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग और धुएं को शांत किया। हादसे के बाद एक बस यात्री को जमीन पर गिरा देखा गया। А вы сами из автобуса? Я водитель. Водитель автобуса. А прилет был, а потом как произошло-то, помните, нет? Ну, сбоку, вот он, прилет. वहीं शहर के मध्य भाग में गिरे रॉकेट की चपेट में कई गाड़ियां आ गई, जो पूरी तरह जल गई। यूक्रेन सेना के रॉकेट ने कई घरों को भी निशाना बनाया। लोगों के बेडरूम और किचन तक में रॉकेट घुस गए। Стреляли, ну, было как-то тихо, а вот такого обстрела уже давно не было у нас. Вот, поэтому мы не готовы были. करीब 2 दर्जन रॉकेट दोनेत्स्क शहर में दागे गए, जिससे पूरा शहर धुआं-धुआं हो गया। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले प्रायद्वीप क्रीमिया पर बड़ा हमला किया है। ब्लैक सी के पास में सेवास्टोपोल के रूसी नेवल बेस पर यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया, जिससे एक फ्यूल स्टोरेज टैंक में आग लग गई।
रूसी अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन ने टैंक पर ड्रोन अटैक किया था, जिससे आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि आग 11,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैल गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश में लगे दिखे, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इससे पहले यूक्रेन की सेना ने पिछले साल अक्टूबर में क्रीमिया के एक 19 किलोमीटर लंबे पुल पर ब्लास्ट कर दिया था। हालांकि यूक्रेन कभी भी खुले तौर पर क्रीमिया पर हमले की बात नहीं स्वीकारता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ताजा हमलों के बाद रूस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाफ इस तरह का आतंक फैलाने का काम केवल निरंकुश शैतान ही कर सकता है, क्योंकि हमला एक ऐसे शहर पर किया गया जो अपनी शांति और हर साल हजारों तीर्थयात्रियों की मेजबानी के लिए मशहूर है। Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників, хасидів. Тільки абсолютне зло може коїти. ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की जनता से कहा कि हम साथ मिलकर रूस के आतंक को खत्म करेंगे और उसे हराएंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अभियान के बारे में कहा कि पश्चिमी देशों से तनाव के बावजूद उनका देश पूर्व साझेदारों के नियमों का पालन नहीं करने जा रहा। Пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила. Какие правила, уже много раз говорил, их никто не видел. Кто их написал, эти правила? रूस ने एक बार फिर कहा कि वो किसी तरह के परमाणु हथियार का टेस्ट नहीं कर रहा है। दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने श्रम विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के मुताबिक दिल्ली में कर्मचारियों को ओवरटाइम करने पर 2 गुना पैसा मिलेगा। पॉलिसी के मुताबिक एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करने या फिर एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवरटाइम माना जाएगा। और ऐसे में अगर कोई कर्मचारी ओवरटाइम करता है तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हर घंटे के हिसाब से 2 गुना भुगतान मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और ना ही लगातार 7 दिन ओवरटाइम करेगा। वहीं एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकेगा। कर्मचारियों को ज्वाइनिंग और एक्सपीरियंस लेटर देना अनिवार्य होगा। सभी कर्मचारियों को सैलरी स्लिप जरूर मिलनी चाहिए। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव की चेतावनी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में 13 से 17 मई तक हनुमान कथा सुनाने वाले हैं। रामनवमी के दिन बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद को जेल भेज दिया है। पूर्व बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा नक्सली हमले के मास्टरमाइंड का पता चल गया है। फोटो सामने आने के बाद जगदीश कोहरामी नाम का नक्सली बस्तर पुलिस के टारगेट पर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का एक वाहन खाई में पलट गया। इस हादसे में 2 जवान शहीद हो गए। पूर्व सांसद आनंद मोहन की जेल से रिहाई पर पहली बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी है। वो मीडिया के सामने 2016 में केंद्र सरकार की ओर से जारी नियम की कॉपी लेकर पहुंच गए और उसे मीडिया को दिखाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2016 में केंद्र सरकार की ओर से जारी नियम के तहत ही सभी कैदियों की रिहाई हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 27 कैदियों की जेल से रिहाई हुई, लेकिन सिर्फ एक ही के बारे में चर्चा क्यों हो रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी के विरोध पर सुशील कुमार मोदी और आनंद मोहन की एक साथ वाली तस्वीर दिखाते हुए निशाना साधा और कहा कि सुशील मोदी ने खुद आनंद मोहन की रिहाई की मांग की थी। जेल नियमों में बदलाव को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी राज्य में वैसा प्रावधान नहीं था, लिहाजा बिहार में भी इस कानून को खत्म कर दिया गया। क्या दिक्कत है? आप जरा बताइए कि कोई डिफरेंस होना चाहिए जी। किसी की हत्या होती है तो क्या कोई एक सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या, दोनों में फर्क रहना चाहिए। सीएम नीतीश ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई सियासी नहीं, नियम और प्रक्रिया के तहत की गई है। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी कृष्णैया की पत्नी ने पूर्व सांसद की रिहाई के खिलाफ याचिका दायर कर दी।
वहीं गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आनंद मोहन की रिहाई के नीतीश सरकार के फैसले को चुनौती दी है। उमा ने बिहार सरकार के नियमों के बदलाव के नोटिफिकेशन को भी रद्द करने की मांग की है। याचिका में आनंद मोहन को फिर से जेल भेजे जाने की मांग की गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने पलटवार किया। नीतीश ने सुशील मोदी और आनंद मोहन की एक साथ तस्वीर दिखाई। इस पर सुशील मोदी ने सवाल किया कि उनकी तस्वीर सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव के साथ भी है, तो क्या वो उनके घोटालों का समर्थन कर रहे हैं? कल मेरी तस्वीर लालू यादव के साथ भी है। लालू यादव 4 मामलों में सजा याफ्ता हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उनके भ्रष्टाचार को मैं कोई संरक्षण दे रहा हूँ, ये समर्थन दे रहा हूँ? सुशील मोदी ने कहा कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन किया और ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदे के लिए किया गया। सब लोग ये समझ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ये संशोधन किया गया है ताकि उनको कुछ खास लोगों का वोट उसके द्वारा मिल सके। सुशील मोदी ने कहा कि देश की जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान 135 भारतीयों को लेकर संकटग्रस्त सूडान से जेद्दा पहुंच गया है, जहां सूडान से सुरक्षित पहुंचे भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। वायुसेना के जांबाज पायलटों ने रात के अंधेरे में सूडान में एक टूटी फूटी छोटी सी हवाई पट्टी पर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान को नाइट विजन गॉगल्स के सहारे उतारकर इस अभियान को अंजाम दिया। वहीं सूडान से 13वें जत्थे को आईएनएस सुमेधा के जरिए जेद्दा रवाना किया गया। इस जत्थे में 300 भारतीय शामिल हैं। भारत सरकार उन सबको सुरक्षित वापस लाएगी। और हम सबके हम सवारी गर्व है। हमारी नेवी के जवान प्रधानमंत्री जी की जो वादा है वो वादा पूरा कर रहे हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। इसमें नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा, तेग, तरकश और वायुसेना के विमान C-130J को लगाया गया है। सूडान से भारतीयों को सऊदी अरब के शहर जेद्दा के रास्ते ही लाया जा रहा है। यहां भारत ने निकासी के लिए एक ट्रांजिट कैंप बनाया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक करीब 1400 भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। शुक्रवार को 754 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। वायुसेना के विमान C-17 से 392 लोग नई दिल्ली पहुंचे। दूसरी तरफ 362 भारतीयों का दूसरा जत्था बेंगलुरु पहुंचा। भारत पहुंचे लोगों का कहना है कि सूडान में हालात बहुत खराब हैं। हम लोगों का सब कुछ ले लिया, लूट लिया। हम लोग पैदल आया, बच्चों को एकदम पैदल दौड़ा के लेके आए। बहुत हालत खराब है उधर को। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत पहुंचे लोग प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए जो सिस्टम बनाया, सबसे बढ़िया सिस्टम बनाया, वो वर्ल्ड में अभी नंबर 1 में है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा मोदी सरकार ने करा, जो कुछ हम लोग को सही सलामत यहाँ पे लेके। और सूडान से निकाले गए 360 भारतीयों का पहला जत्था बुधवार को नई दिल्ली पहुंच गया था। Zee News।